पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उस उसमें कुछ बातें, जो महत्वपूर्ण बातें छूट गई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक गुफा है। यह मध्य प्रदेश में स्थित एक गुफा चित्र है। इसमें इसलिए महत्वपूर्ण है इस बातों को, पूरा पाषाण काल में आज से 1000 वर्ष पहले एक गुफा में मानव किस प्रकार घुस करके विभिन्न जानवरों के चित्र बनाए हैं। ये गुफा है, गुफा के अंदर चित्र बनाए हैं, और इसमें खास बात यही है कि इस चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की गुफा में जो चित्र बनाया गया है, इसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। यह इतिहासकारों के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पहले लोग नीले रंग कैसे बना लिए थे, एक गुफा के अंदर चित्र कैसे बना लिए, ये आश्चर्य है। इसलिए ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से लगातार ये फेवरेट हो जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए फेवरेट क्वेश्चन है भीमबेटका। भीमबेटका हर परीक्षाओं में पूछता ही पूछता है। एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, थोड़ा सा मैं बता दूं, हथनोरा, मध्य प्रदेश में ही एक जगह है हथनोरा। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसको जानिए। हथनोरा इंपॉर्टेंट स्थल है इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप कहने का मतलब है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, इतने बड़े क्षेत्रों में एकमात्र स्थल है हथनोरा, जहां से मानव के अवशेष मिले हैं। मानव का अवशेष मिला है। हथनोरा की खोज अरुण सोनकिया के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार भीमबेटका हर परीक्षा के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, उसी प्रकार हथनोरा भी हर परीक्षा के दृष्टिकोण से फेवरेट हो जाता है। लोकप्रिय क्वेश्चन इसमें बनता है कि भारत में किस स्थल से सबसे प्राचीनतम मानव के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हथनोरा एक ऐसा स्थल है जहां से मानव के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज करने वाले अरुण सोनकिया है। ये जो है पूरा पाषाणकालीन स्थल है भीमबेटका, हथनोरा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक और शब्द है जिसको आदमगढ़ कहते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां से क्या मिले हैं, यहां से सबसे पहला प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं। पशुपालन का अवशेष। हथनोरा से मानव का अवशेष मिला, मतलब मानव का खोपड़ी मिला। यहां से क्या मिला है, मानव के खोपड़ी मिले हैं। आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अब भीमबेटका से में क्या मिला है, भीमबेटका में
मिटाना है। पूरा पाषाण काल में बस यह 3 ही स्थल का नाम सभी छात्रों को याद रखना है। भीमबेटका, हथनोरा, आदमगढ़। है तो बहुत सारी स्थल, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 3 स्थल सबसे महत्वपूर्ण है। इसी 3 स्थल से लगातार क्वेश्चन आते रहता है। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से गुफा के प्रमाण मिले हैं, गुफा के अंदर चित्र का प्रमाण मिले हैं। आश्चर्य की बात है, आज से 1 लाख वर्ष पहले जो है उसके पास प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी कि अंधेरे घर गुफा में घुस करके चित्र इन्होंने कैसे बना लिया। इसमें जो विभिन्न प्रकार के जानवरों के शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है, और खास बात यह है कि उस चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। दूसरा है हथनोरा, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला स्थल है जहां से मानव के प्रमाण मिले हैं। तीसरा स्थल है आदमगढ़, जहां से सबसे पहले पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बस पूरा पाषाणकालीन इन्हीं 3 वर्ड को याद रखिए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग जो है अब नव पाषाणकालीन स्थल को जानेंगे। कुछ नव पाषाणकालीन स्थल, कुछ नवपाषाणकालीन स्थल जिसके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पहला है बुर्जहोम, दूसरा है गुफराल, तीसरा है थोड़ा सा चिरांद। एक स्थल है चौपानी मांडू। इन चारों के बारे में हम लोग जानेंगे। नवपाषाणकालीन स्थल है जिसके बारे में लगातार इनसे क्वेश्चन आता है, इसीलिए जो है हम इसको जानेंगे। बुर्जहोम और गुफराल दोनों कहाँ पर स्थित है? दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम और गुफराल दोनों क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इससे लगातार प्रश्न पूछते हैं? बुर्जहोम, इसमें जो है गुफा घर के प्रमाण मिले हैं। गुफा घर, दोनों बुर्जहोम और गुफराल दोनों ही गुफा घर है। और यहाँ जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। यहाँ जो है गुफराल में इसके अलावे कुम्हार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम गुफराल में जो परीक्षा में पूछता है कि
इनमें से किस स्थल पर, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, किस में गुफाघर के का प्रमाण मिला है? तो दोनों ही जगह, बुरझाओं में, गुफराल में। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण है। चिरान जो है, चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ हड्डी के औजार मिले हैं, हड्डी के औजार मिला है। चिरान के बारे में बार बार इनमें प्रश्न रहेगा, इनमें से किस स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं? चिरान बिहार में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से हड्डी के औजार मिले हैं। इन औजारों से हो सकता है कि वो उस समय जंगली जानवरों का शिकार करते थे। चौपानी मांडो से क्या प्रश्न पूछता है? यहाँ जो है चौपानी मांडो से सबसे प्राचीनतम मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। चौपानी मांडो से, चौपानी मांडो ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से भारत में सबसे प्राचीनतम मृदभांड मिले हैं। बहुत से छात्र मृदभांड को नहीं समझते होंगे, तो मृदभांड का अर्थ मैं बता दूं। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन है, लेकिन ये जो है घड़ानुमा बर्तन है और बड़ा है। ये आकार में बहुत बड़ा होता है, यह आकार में बहुत बड़ा होता है। और यह क्या है? यह एक घड़ा है। मृदभांड क्या है? मिट्टी का बर्तन है, आकार साइज में बड़ा होता है। कुम्हार के द्वारा उस समय बनाते होंगे। हो सकता है कि मृदभांड में उस समय लोग मृदभांड का प्रयोग अनाज को रखने के लिए करते होंगे। चलिए, इतना हम लोग जो है आज नवपाषाण कालीन स्थल को समझे। थोड़ा सा हम लोग अब इसको नवपाषाण कालीन स्थल एक नक्शे के माध्यम से हम लोग समझे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चिरान। चिरान पहले ही बताए बिहार में स्थित है, यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं। एक और जगह में लिखा हुआ है कोली ढवा। कोली ढवा जो है यह बिहार के नहीं, ये कोली ढवा जो है यूपी में स्थित है। यूपी इलाहाबाद में स्थित है। कोली ढवा यूपी इलाहाबाद के बोलन घाटी में स्थित है। कोली ढवा इसलिए महत्वपूर्ण है, कोली ढवा में जो है कि चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कोली ढवा में चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ये भारत में ही प्राचीनतम नहीं है, विश्व के प्राचीनतम स्थल है जहां से चावल का सबसे पहला प्रमाण मिला है। इसलिए यह कोली ढवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा में उसी प्रश्न को पूछता है जो किसी न किसी दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। विश्व में ही पहला है, भारत में ही पहला स्थल नहीं है, विश्व में कोली ढवा पहला स्थल है जहां से चावल के प्रमाण मिले हैं। एक जगह है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल का, नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ है। एक जगह है पय्यमपल्ली, यहाँ कपड़े निर्माण का
सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। पय्यमपल्ली जो है मद्रास राज्य में स्थित है। यहाँ से कपड़े निर्माण के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। एक जगह है दावजली हार्डिंग। दावजली हार्डिंग जो है ये असम के दीमापुर जिले में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत में नौपाषाण कालीन पहला नौपाषाण कालीन स्थल है जहां से मुझे नौपाषाण काल के औजार के प्रमाण मिले हैं। चलिए, है तो बहुत कुछ, हम समझते हैं छात्रों के द्वारा इतना केवल याद कर लेंगे तो शायद आपके अग्निवीर जैसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यहाँ तक हम समझते हैं बहुत लंबे दिनों से हमने भी परीक्षा दिया है, टेट या परीक्षा टीचर जैसे परीक्षाओं में यहीं से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि चावल के विश्व में चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कोई ढाबा होगा। विश्व में जो है हड्डी के औजार, बिहार में हड्डी के औजार कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद होगा। एक जगह मादा भी उत्तर प्रदेश में है जहां से चावल के प्रमाण मिले हैं। चलिए, इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास जानने के स्रोत। चलिए, हम उस दिन जो है इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यात्रिकी विवरण के बारे में हम चर्चा किए थे। थोड़ा सा जो बातें छूट गया था उन्हीं बातों को मैं फिर से आज स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे अभिलेख, अभिलेख हम लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे। अभिलेख क्या है, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दें। अभिलेख क्या है? कठोर चट्टानों या धातुओं पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख क्या है? कठोर चट्टानों या धातुओं पर उत्तीर्ण लेख को अभिलेख कहा जाता है। एक होता है शिलालेख। जब शिलालेख का अर्थ होता है जब पत्थर पर कोई लेख लिखते हैं तो वो शिलालेख है। किसी कठोर चट्टानों या धातुओं पर जो लेख उत्कीर्ण किया जाता है, लेख लिखा जाता है किसी कठोर चट्टानों पर, धातुओं पर, उसे अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व का प्राचीनतम अभिलेख क्या है। बोगस का अभिलेख, यह 1400 बीसी का है। बोगस का अभिलेख 1400 बीसी का है। यह तुर्की के
बोगजकोई का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये तुर्की के एशिया माइनर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये 1400 बीसी का अभिलेख है। ये बोगजकोई का अभिलेख विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यह हिटाइट और मितानी दो शासक रहे हैं। थोड़ा सा इधर लिख दें, हिटाइट। बोगजकोई का अभिलेख 1400 बीसी का है। तुर्की के एशिया माइनर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख क्यों लिखवाया गया है? हिटाइट और मितानी के बीच किसी बात के लेकर के विवाद हुआ होगा, इसी समझौते के लिए इस अभिलेख को लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, इसमें जो है 4 वैदिक देवताओं का भी उल्लेख है। यह जो संधि है गवाह के रूप में 4 वैदिक देवताओं के रूप में 4 वैदिक देवताओं को भी इस अभिलेख में उल्लेख है। वो 4 वैदिक देवता का नाम क्या है? इंद्र, वरुण, मित्र, बोगजकोई का अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसे हमेशा प्रश्न पूछते हैं। ये 1400 बीसी का है। तुर्की के एशिया माइनर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इनमें 2 शासक हिटाइट और मितानी के बीच ये संधि हुआ होगा। इसी संधि के लिए इस अभिलेख को लिखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। हमेशा परीक्षा में ये पूछते हैं कि बोगजकोई अभिलेख में किन 4 वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख है। तो इन चारों देवताओं का नाम आप लोग याद रखेंगे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। भारत में सबसे जो प्राचीनतम अभिलेख है वो अशोक का अभिलेख है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख अशोक का अभिलेख है। ऐसे और कई अभिलेख हैं जो हमेशा से परीक्षा में पूछा जाता है। एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। सभी अभिलेख अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुछ अभिलेख है जिसे अभी जानना जरूरी है। प्रयाग प्रशस्ति यह अभिलेख समुद्रगुप्त का अभिलेख है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। यह अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? समुद्रगुप्त का
दरबारी कवि प्रयाग प्रशस्ति से हमेशा प्रश्न पूछते हैं। यह अभिलेख समुद्रगुप्त का अभिलेख है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। प्रशस्ति मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है। तो यह जो अभिलेख उसकी दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के प्रशंसा में लिखा गया है। उसको कहा गया है विक्रमांगदेव, धरणीबंध, इस तरह की जो है विशेषण से उसको विभूषित किया गया है। चलिए इसको आगे बढ़ाएं। एक जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, एक वह है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख ये उत्तर मेरूर अभिलेख चोल शासकों के द्वारा लिखा गया है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसा अभिलेख है, सबसे पहले इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में लिखा गया है। स्थानीय स्वशासन, उत्तर मेरूर अभिलेख चोल राजाओं के द्वारा अभिलेख है, लिखा गया अभिलेख है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अभिलेख में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भारत में सबसे पहले किसी अभिलेख में लिखा गया है, तो वह उत्तर मेरूर अभिलेख है, इसलिए ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख 150 एडी में लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। चलिए इसके बारे में इतना ही हम लोग बात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसको एरन अभिलेख कहते हैं। एरन अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? यह पहला अभिलेख है जिसमें जो है सती प्रथा का उल्लेख है। ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त वंश का एक शासक था। भानुगुप्त, उसी का एक कोई मंत्री था, गोपराज के द्वारा यह अभिलेख लिखवाया गया, जिसमें जो है एक सैनिक शहीद हो जाते हैं युद्ध में, और जब सैनिक जब शहीद हो जाते हैं तो उसकी पत्नी के द्वारा सती हो जाता है। तो एरन अभिलेख पहला अभिलेख है जहां से सती का प्रमाण मिले हैं। एरन अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें सती के प्रमाण मिले हैं। उत्तर मेरूर क्यों अभिलेख
अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें स्थानीय स्वशासन का पहला अभिलेख है जिसमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। पहला अभिलेख है जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और पहले हम बताए कि विश्व का प्राचीनतम अभिलेख जो महत्वपूर्ण है सबसे, बोगसकोई का अभिलेख, विश्व का प्राचीनतम अभिलेख बोगसकोई का अभिलेख है जिसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। उसको भी हम लोग बेहतर ढंग से याद रखेंगे। 4 वैदिक देवता, इंद्र, बोगसकोई अभिलेख को फिर एक बार बोलते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बोगसकोई का अभिलेख 1400 BC का, 4 वैदिक देवता का उल्लेख, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख हुआ है। चारों वैदिक देवता है। इस 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख तुर्की के एशिया माइनर में स्थित बोगसकोई के अभिलेख में हुआ है। और ये बोगसकोई अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व का प्राचीनतम अभिलेख है। ये परीक्षा में हमेशा से पूछेगा, विश्व का प्राचीनतम अभिलेख कौन है? बोगसकोई का अभिलेख। चलिए इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। अभिलेख को यहीं तक हम लोग रखते हैं। अब हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। सिक्का, पहले दिन हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, मुद्राशास्त्र कहते हैं। हम लोग उसको आज नहीं लिखना है। आज इसमें सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो है, जो सबसे प्राचीनतम सिक्का है वह आहत सिक्का है। भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्का का नाम क्या है? आहत सिक्का है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। भारत का प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का है। इसे ठप्पा मार सिक्का भी कहते हैं। आहत सिक्का को क्या कहते हैं? ठप्पा मार सिक्का कहते हैं। भारत का प्राचीनतम सिक्का ये मगध के क्षेत्र में मिला है। यह सिक्का चांदी का बना होता था। चांदी का बना होता था। इन सिक्कों में जो है मछली के चित्र अंकित हैं, कुब्बड़ वाले सांड का चित्र अंकित है, बैल का चित्र है और पीपल वृक्ष का चित्र है। आहत सिक्के में क्या क्या है? पीपल वृक्ष का चित्र अंकित है। थोड़ा सा आहत सिक्का में क्या क्या चित्र है? पीपल वृक्ष का चित्र है। पीपल वृक्ष है, अर्ध चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा का चित्र अंकित है। इसके ऊपर में मछली के चित्र अंकित हैं। कुब्बड़ वाला सांड के चित्र अंकित है।
स्वास्तिक का चित्र अंकित है। तो हम लोग सिक्के को समझे कि भारत का जो प्राचीनतम जो सिक्का है वह आहत सिक्का है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह सिक्का का जो प्रमाण मिला है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। हमको लगता है कि इससे पहले भारत में वस्तु विनिमय व्यापार के रूप में प्रचलन होगा, लेकिन 6ठी शताब्दी आते आते व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग होने लगा था और भारत में जो पहली सिक्का बना वो आहत सिक्का था। ये आहत सिक्का चांदी का बना होता था और इसे ठप्पा मार चुके पीट पीट करके बनाया जाता था, इसलिए ठप्पा मार सिक्का भी कहते हैं। इसमें कुछ कुछ जो है चित्र भी अंकित होता था। चलिए थोड़ा सिक्का के बारे में हम लोग समझेंगे कि भारत में जो लिखित सिक्का जो मिले हैं वह इंडो ग्रीक का है। इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा सबसे पहले भारत में लिखित सिक्का जारी किए हैं। सबसे अधिक सोने का सिक्का जो भारत में मिला है वह गुप्त शासकों का प्राप्त हुआ है। चलिए सिक्का के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ अच्छा यही वाला यहाँ। चलिए हिस्ट्री सिलेबस आर्मी, जीडी और एसएससी रेलवे के लिए है। आर्मी खासकर अग्निवीर जैसे परीक्षाओं में इन्हीं चैप्टर से प्रश्न पूछता है। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, इसी को हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कहते हैं। मगध साम्राज्य 16 महाजनपद था, उसमें जो है मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। 16 महाजनपद जो है 16 महाजनपद में 16 को नहीं पढ़ना है, लेकिन मगध को डिटेल पढ़ना है। कुषाण वंश, गुप्त वंश, पुष्यभृति वंश, दक्षिण भारत का इतिहास, अरबों का आक्रमण, इसके आगे भी है क्या, तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, यूरोपीय आगमन, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। भारत में कई यूरोपीय व्यापारी आए, बस उनके बारे में पढ़ना है। 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनका जो विभिन्न अधिवेशन हुआ, उनके अध्यक्ष और उनमें जो किसी अधिवेशन में कुछ खास काम हुआ है, बस उसी को पढ़ना है। सारे अधिवेशन को नहीं पढ़ना है। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। गांधी भारत में 1915 में गांधी जी भारत में आए और 1915 के बाद जो भारत का इतिहास होता है वो गांधी जी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है और कुछ विश्लेषण पढ़ना है। तो हम लोग इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम कल से जो है चर्चा करेंगे। जय हिंद। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं और जो पहला इसका टॉपिक रहा कल उसी पर हम लोग बात करेंगे। जय हिंद। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।